अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कसीरुल मुल्क की बहरी मश्क अम 2023 का कामयाबी से इनेकाद हुआ। इस तारीखी मौके पर पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मौसर किरदार को एक बार फिर आलमी तौर पर सराहा गया। इन मशकों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की जहाज़ों ने शिरकत की और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी को तक़वियत देने के साथ साथ आलमी बहरी अफवाज ने समंदर में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के अज़्म का इआदा किया। इस तारीखी मौके पर पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम ब्लू इकॉनमी पर आलमी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई और इस कॉन्फ्रेंस में, इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चीन, जर्मनी, मलेशिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, तुर्की, बरतानिया और अमरीकी स्कॉलर्स ने शिरकत की। जबकि जो एक्सपो की मैं बात कर रहा हूँ, नुमाइश में तकरीबन 133 मुकामी और बैन अल-अक़वामी इदारों और कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए तारीखी मौका और इस पूरा ये जो सिनेरियो इस वक्त हमारे सामने आया है, ये मशक़ें और इसके साथ साथ ये कॉन्फ्रेंसेस, ये क्या मैसेज इस वक्त लेके जा रहा है पूरी दुनिया में, आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कमोडोर अली अब्बास, रिटायर्ड सितारे इम्तियाज़। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब आपका वक्त का। और दिफाई तज्ज़ियाकार असद महमूद भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो अली अब्बास साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो 2023 की जो अमन बहरी मशक़ें हैं पूरी दुनिया में, इसका क्या मैसेज गया, इसकी कामयाबी, इसके अगराज़ व मकासद और इससे हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कितना अचीव किया, ज़रा इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया है और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी और समुंदर के साथ जो जुड़ी हुई इकॉनमी है और पाकिस्तान बहरिया का जो रोल है वो उजागर किया जाए। इसमें ये जो आपने फरमाया 3 चीज़ें हैं। एक है अमन एक्सरसाइज, जो कि 8वीं अमन एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है, जिसका पर्पज़ ये है कि दुनिया भर में अमन का पैगाम दिया जाए, क्योंकि नेवल फोर्सेस जो हैं वो समुंदर में सिक्योरिटी कायम करती हैं और सिक्योर ओशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं समुंदर में नेविगेशन और ट्रेड, और जितना आपको पता है कि दुनिया भर की सप्लाई लाइन जो तजारत है वो समुंदर के ज़रिए होती है, तो लिहाजा नेवीज़ का बड़ा रोल है। और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से यहाँ पे अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में अपना रोल अदा करता है और दुनिया भर से लोगों को हर 2 साल बाद मुद्दू होते हैं और यहाँ पे अमन की एक्सरसाइज होती हैं। इसके साथ साथ इस दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान मैरीटाइम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पैट्रनेज के साथ, पहला मेडन पाइमेक जो है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। ये पहली दफ़ा मुनक़द हुआ है, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का एक विज़न था कि पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को उजागर किया जाए और उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। अब पाइमेक जो है, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, इसके 2 पहलू हैं, एक एक्सपो एक कॉन्फ्रेंस। एक्सपो के बारे में आपने जैसे बताया, 133 एग्जिबिटर्स ने आके यहाँ मैरीटाइम इंडस्ट्री के स्टॉल लगाए और अपनी जो मैरीटाइम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको डिस्प्ले किया, ताकि लोकल डेलीगेट्स के साथ और इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ पाकिस्तान में मैरीटाइम इंडस्ट्री को फ्लरिश किया जाए और उसमें बिजनेस क्रिएट की जाए। और उसका जो दूसरा सेगमेंट है वो कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है और इसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस अपनी सीरीज़ की 10वीं कॉन्फ्रेंस है। ये 2007 से शुरू हुई और हर 2 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है और ये 10वीं कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के डेलीगेट्स और एग्जिबिटर्स ये आके अपनी रिसर्च और स्कॉलरली जो उनके पास मकाले होते हैं वो आके आप अपने पेपर्स पढ़ते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और मैरीटाइम सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एरियाज़ हैं उनके ऊपर बहस होती है और उसके बाद उसमें उसकी रिकमेंडेशंस निकाली जाती हैं, जो कि कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको पेश की जाती हैं
ताकि उसके ऊपर वो आपने सर अभी तस्करा किया ब्लू इकोनॉमी का, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि कितना वास्ट इसका एक स्कोप है जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस दैट वाज ऑल अबाउट के तरक्की पजीर ममालिक में ब्लू इकोनॉमी जो उनको चैलेंजेस क्या दरपेश हैं और पोटेंशियल कितना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, तो ज़रा इसके ऊपर पहले हम थोड़ी सी बात कर लें ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। जनाब, ये बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है ब्लू इकोनॉमी का। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान चंद एक खुशकिस्मत ममालिक में से हैं जिनके पास समंदर की अल्लाह ताला ने नेमत दी है। हमारी तकरीबन 1000 किलोमीटर को, और वो दुनिया भर में चंद एक बहुत खूबसूरत कोस्ट लाइन्स साहिल के में शुमार होती हैं। तकरीबन 1001 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो पहले 200 नॉटिकल माइल और उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ के 350 नॉटिकल माइल हो गया, और 350 नॉटिकल माइल का जो अगर एरिया लगाया जाए तो ये 290 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो तकरीबन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा ख्याल किया जाता है। और इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो उसके ऊपर पाकिस्तान का हक है कि उनको एक्सप्लॉयट किया जाए। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में अभी तक जो फोकस है वो लैंड रिसोर्सेज या लैंड के ऊपर रहा है, हम एक एग्रीकल्चर ममालिक कहा जाता है। बड़ी कन्वेंशनल ट्रेड है हमारी, लैंड रिसोर्सेज वो भी टैप नहीं किए। तो अब समंदर की तरफ दुनिया भर में ये ख्याल किया जा रहा है कि समुंदर के रिसोर्सेज जो हैं वो अब डिप्लीट हो रहे हैं। तो अब हमें लैंड के रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, अब हमें समुंदर की तरफ जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें ना सिर्फ ये है कि समुंदर के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमी को उजागर किया जाए और उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं, उसका किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये है कि जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉइट करें, वो सस्टेनेबल तरीके से हों, यानी उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, वो ख़त्म ना हो जाएं, यानी आने वाली जनरेशंस के लिए भी वो छोड़ने हैं। मिसाल के तौर पे सर, हम सुई गैस ख़त्म कर चुके हैं, सारे हमारे रिजर्व्स हैं उसके ऑलमोस्ट डिप्लीट हो रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस है। यही ऑफशोर ड्रिलिंग वगैरह जब हम करते हैं, ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स जो है समंदर से भी पाकिस्तान में निकाले जा सकते हैं, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। लेकिन वो सबसे पहले तो ये कि उसको उस तरीके से निकालना है कि वो फिजिबल रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। जी जनाब, तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे सी बेड में रिसोर्सेज हैं, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स, उनको अभी सस्टेनेबिलिटी का तो लेवल बाद में आएगा, अभी तो उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। जितनी एफर्ट इसमें दरकार है उतनी एफर्ट नहीं की गई। सिर्फ जो हम दो किस्म के रिसोर्स होते हैं, हम कहते हैं लिविंग रिसोर्सेज और नॉन लिविंग रिसोर्स। जो लिविंग रिसोर्सेज है जिसमें फिशरीज और सी फूड आ जाता है, वो ऑलरेडी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बल्कि उसमें एक रिसर्च के मुताबिक ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। ओवर एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो टेक्निक्स हैं फिशिंग की और उनके साथ स्टोरेज और उनकी प्रोसेसिंग और जो गियर इस्तेमाल होते हैं, उसमें काफ़ी सारी फ़िश जो है वो जो अभी ग्रोथ जिनकी नहीं हुई है काफ़ी सारी डैमेज हो रही है। तो ये जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसको ताकि सस्टेनेबल किया जाए। अच्छा, दूसरा चैलेंज, एक तो ये सस्टेनेबिलिटी की मैं बात की, और दूसरा चैलेंज है एनवायरनमेंट। ब्लू इकोनॉमी ये भी कहती है कि आपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना, यानी समुंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है या माहौल है उसको भी पोल्यूट नहीं करता। तो ये ब्लू इकोनॉमी की एक और चैलेंज है। सर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि अब जितनी बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर किया जा रहा है कि मैंग्रोव्स जो हैं उनकी आबियारी की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैच वहीं पे जाके होते हैं, फिशेस वगैरह जो अपने सीज़न में करती हैं। तो हम तो कोस्टल लाइन जो है उसको उस पर हम इंक्रोचमेंट और ये सारी चीज़ें ये हो रहा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। मैंग्रोव्स में आपको बताऊं कि आज से 50 साल पहले हमारे जो मैंग्रोव्स थे, हम दुनिया के टॉप 4-5 लोगों में हमारा शुमार होता था। अब हमारे मैंग्रोव्स जो हैं वो काफ़ी डिप्लीट हो गए हैं और अब हम जो है वो तकरीबन टॉप 10 में भी शायद ना हो। लेकिन इसके ऊपर एक तो सबसे पहले मैं मैंग्रोव्स की अफादियत बताऊंगा। एक तो आपने कहा कि फ़िश हैचरी और वो उसमें यूज़ होते हैं। दूसरा ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जहाँ पे नॉर्मल जो दरख्त हैं वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं,
उससे डबल मैंग्रोव्स जो हैं उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये समुंदर की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान नेवी ने कोई पिछले 2-3 साल से बल्कि 4-5 साल से IUCN के साथ कोलैबोरेट करके तकरीबन काफ़ी 6-7 मिलियन मैंग्रोव्स नए जो हैं वो प्लांट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है और इसमें आगे चल के मज़ीद एफर्ट और मज़ीद प्लांटिंग, लेकिन ये आम पब्लिक को भी बताने की ज़रूरत है कि मैंग्रोव्स को काटना नहीं चाहिए, उनको लकड़ी के या फ्यूल के इस्तेमाल के लिए मैंग्रोव्स का काटना बिल्कुल ये एक क्रिमिनल एक्ट है। बिल्कुल इसकी बहुत ज़रूरत है और समुद्री इकोलॉजी के लिए ये बहुत ज़रूरी मैंग्रोव्स है। ठीक है अब्बास साहब, एक चीज़ और कि हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि जनाब पाकिस्तानी जो भारतीय माहीगीर हैं वो पाकिस्तानी हदूद में आ गए और उनको जो है फिर अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं वो भारत के उसमें चले जाते हैं। तो ये जब मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, वाज़े तौर पर सारी चीज़ें समुद्री हदूद का जो और वो जो बेचारे जाते हैं वो गलती में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो सलूक होता है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो ये इसके ऊपर क्या साइंटिफिक वे आ सकता है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड कि ये इस तरह के वाक़यात ही ना हो? जनाब, तो ये हमारी जो समुद्री हदूद है, जो इंडस डेल्टा है, ये आपको पता है कि ये फ़िश के लिहाज से बहुत रिच एरिया है और यहीं पे आगे तकरीबन मज़ीद मशरक़ में जाएँ तो पाकिस्तान और भारत की जो मैरीटाइम हदबंदी है वो है। तो ये आपने सही कहा कि फ़िशरमैन जब अपने काम में इंगेज होते हैं तो सम टाइम उनको पता नहीं चलता थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे जाने का, लेकिन आजकल बड़े साइंटिफिक आलात GPS और सब चीज़ें आ गई हैं, अब ऐसा नहीं है, उनको पिन पॉइंट पता होता है। और हमारे माहीगीर अक्सर अब ज़्यादा ख्याल करते हैं और नहीं जाते, लेकिन दूसरी तरफ से माहीगीर जो हैं वो आ जाते हैं। और आपको पता है कि इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल उनको इस तरह नहीं करते कि उनको हर दफ़ा पकड़ लिया जाए, बल्कि कोशिश करते हैं कि वो इधर ना आए, उनके साथ कर दिया जाए, जी वार्न कर दिया जाए और इधर ना आए। लेकिन फिर भी अगर वो ज़्यादा अंदर आ जाए तो वो फिर जो भी उनके मुनासिब एक्शन होता है वो लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ मैं जानना चाहूँगा नीमा के हवाले से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ये पाकिस्तान का वाहिद मैरीटाइम रिसर्च थिंक टैंक है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये इदारा क्या कायम हुआ और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से ज़रा बताइएगा हमें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर ये इदारा है जो एक गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के तहत 2007 में मारज़ वजूद में आया और इसका पर्पज़ था कि पाकिस्तान में मैरीटाइम सेक्टर के लिहाज से जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्टडी किया जाए, उनको रिसर्च किया जाए और उसके जो वेरियस सेगमेंट्स हैं, जब हम मैरीटाइम की बात करते हैं तो उसमें पोर्ट्स आते हैं, शिपिंग आती है, फ़िशिंग आती है, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आती है, कोस्टल टूरिज़म आता है और मज़ीद जितनी भी समुंदर के साथ जुड़ी हुई इकॉनमी है वो सारे सेक्टर, उसके ऊपर रिसर्च किए जाए, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाए, एक्सपर्ट्स को बुला के रिसर्च की जाए, बात की जाए, ताकि जो चीज़ें जो सामने आएँ उनको गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी जाएँ। हाँ। ये सारी चीज़ करने के साथ साथ इसके अलावा जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको उजागर किया जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम एक इनवर्ड लुकिंग, लैंड लुकिंग कंट्री रहे हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन अब हम एग्रीकल्चर से हट के हमें अनफॉर्चुनेटली वो स्टेटस अब नहीं रहा हमारा, क्योंकि हम अपनी जो है फूड ज़रूरियात भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। तो वो पुराने वक्तों की बात है कि एक ज़माने में हम एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करते थे। अब हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ मैरीटाइम कंट्री और मैरीटाइम कंट्री और बड़ा सक्सेसफुल मैरीटाइम कंट्री है। आपको पता ही होगा कि हमारी जो तजारत है, बरामदात और दरामदात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो 95% यानी 90% से ज़्यादा समंदरी रास्ते से, समंदरी रास्ते। तो हमारा तो सारा दारोमदार ही समंदर के ऊपर है। अगर हम तजारत और उस समंदर की सेफ्टी और सिक्योरिटी का अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो हमारी तजारत, ना सिर्फ हमारी अपनी तजारत, बल्कि हम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करते हैं लैंडलॉक स्टेट्स को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को,
कि वो हमारे समुंदर के रास्ते अपनी तजारत और उसमें लिमिटेड लेवल पे हो भी रही है। और अब जो आपको पता है सीपेक के बाद ग्वादर पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, अब ऑपरेशनल हो गई है। कराची और कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट, ये पाकिस्तान की 3 बड़ी पोर्ट्स हैं। ये इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे ग्वादर और कराची के अंदर ट्रांसशिपमेंट का, ट्रांजिट का। ये जैसे ग्वादर पोर्ट आपको पता है ये चाइना के साथ सीपेक के ज़रिए लिंकअप है, और चाइना को हम एक क्विक और शॉर्ट रूट प्रोवाइड करते हैं एक्सेस अरेबियन सी और गल्फ़ के लिए उनकी ज़रूरियात और उसके। चलिए, ये तो पूरा लैंडस्केप आपने इस वक्त बताया। अगेन अमन 2023 ये जो एक्सरसाइज, इससे मैसेज किया गया जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि अब तो एक रेगुलर फीचर है माशाल्लाह बाकायदा, तो इससे जो मैसेज जा रहा है, और जाहिर है कि हर कोई तो हमारा दोस्त नहीं है, हमारे दुश्मन भी हैं, और वो किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी, हमारे दोस्त बिल्कुल हमारे साथ हैं और जहाँ तक एक्सरसाइज अमन का ताल्लुक है और पायमक का ताल्लुक है, हम दुनिया में या रीजन में किसी को दुश्मन नहीं समझते, क्योंकि हम बेशक ना समझे, अगले तो समझते हैं ना सर, अमन की बात करते हैं। और इन एक्सरसाइज का ये किसी मुल्क के खिलाफ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अमन, यानी ये उजागर करने के लिए है कि नेवल फोर्सेस जो हैं वो समंदर में अमन कायम करने के लिए, और जो लोग अमन को प्रमोट करना चाहते हैं वो हमारे साथ आएँ, तो वो हमारे साथ आके करते हैं एक्सरसाइज। इसके अलावा जो इंडस्ट्री को हमने बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि पाकिस्तान में मैरीटाइम इंडस्ट्री, वैसे ही पाकिस्तान में इंडस्ट्री फ़िलहाल ट्रेडिशनली कमज़ोर रही है, तो मैरीटाइम इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कि यहाँ पे मैरीटाइम से रिलेटेड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो और उस सिलसिले की बिज़नेस क्रिएट हो। और जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है वो ये है कि हम प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट्स को दुनिया भर से बुलाएं और उसके साथ डिस्कशन करें, उनकी रिसर्च से मुस्तफ़ीद हों और देखें कि हम कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें और अपनी नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी को खातिर खा लेके आगे चलें। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, कमोडोर अली अब्बास, रिटायर्ड सितारा इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए, इस पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस हिस्से में हमें असद महमूद, दिफाई तजज़ियाकार हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। असद महमूद साहब, ये पाकिस्तान में जो इस वक्त 8वीं कसीरुल मुल्क की बहरी अमन मश्क 2023 का इनेकाद हुआ, न सिर्फ ये अमन मश्क बल्कि साइड लाइन पे जो एक्सपो हुई, और ज़ाहिर के दैट इज़ ऑल अबाउट ब्लू इकॉनमी, टू प्रमोट, टू टैप ब्लू इकॉनमी। क्या फीचर, क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों का पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान नेवी जो है हमारी, हम उसको मुबारकबाद हम सबको देना चाहिए। ये इन्होंने जो एक्सरसाइज शुरू की है इस एंगल से, 2007 में पार्टिसिपेंट जो और थे, 3 मुल्क थे, उन्होंने हिस्सा लिया 2007 में। किस तरीके से ये म्यूचुअल साहब, आपका मेरे ख्याल से सिग्नल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर जरा कोशिश कीजिएगा असद महमूद साहब को लेने का। इस दौरान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडोर अली अब्बास साहब। जी अली अब्बास साहब, इस वक्त इंटरनेशनल रिकग्निशन आलमी सतह पर कितना पाकिस्तान की सताइश की जा रही है इस पूरी एक्सरसाइज के हवाले से, इस पूरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इस एक्सपो के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से क्या रिकग्निशन है, क्या फीडबैक मिल रहा है? ये रिकग्निशन तो इस अमल से वाज़ेह है कि अगर ये फ़र्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान नेवी ने, और इस फर्स्ट इनिशिएटिव के तहत ही 133 एग्जिबिटर्स जो हैं वो आके अपना शोकेस कर रहे हैं, तो ये बज़ाते ख़ुद इस बात की टेस्टिमनी है कि कितनी उसकी मकबूलियत है। फिर हर दफ़ा जो अमन एक्सरसाइज में दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ जहाज़ भेजते हैं, कुछ अपने एयरक्राफ्ट भेजते हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भेजते हैं और कुछ ऑब्जर्वर्स भेजते हैं, और हर 2 साल बाद इनकी तादाद बढ़ रही है। तो ये इससे ज़्यादा हम इससे ज़्यादा क्या क्लेम किया जा सकता है कि
ये दुनिया भर में इसकी बहुत रिकग्निशन और है। सर न सिर्फ ये बल्कि हम आइडियाज भी जो करते हैं तो उसमें भी उसमें भी। इंटरनेशनली बहुत एक रिकग्निशन होती है, पाकिस्तान को मिलती है, बड़ी पार्टिसिपेशन होती है जबरदस्त किस्म की उसमें। तो अमन जो है वो वाइडली रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट बन गया है और एक आइकॉनिक इवेंट बन गया है। इसके अलावा आईएमसी की जैसे मैं बात की, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, जैसे कि 10वीं कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, तो इसमें दुनिया भर से इतनी ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, जो स्कॉलर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो इसमें शामिल हो सकें। हमारे पास चूँकि लिमिटेड टाइम है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम कर नहीं सकते। हमें बहुत से स्कॉलर्स या एक्सपर्ट्स को ये बहुत से स्पीकर्स को हमें वेटिंग में रखना पड़ता है और अच्छा। माजरत करनी पड़ती है, दुनिया भर से इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई है। और जो अभी जो जरा एक मतलब फिर असद महमूद साहब की तरफ चलेंगे। जी असद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आई कैन हेयर यू। ठीक है जी, अब बताइएगा जनाब। रहा था कि ये एक्सरसाइज जब शुरू हुई तो सिर्फ 3 ममालिक से बाहर से आए थे, और आज आप ये देख लें कि हम 8वीं बाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड देयर आर 50 मल्टीनेशनल जो ये एक्सरसाइज, और उसके 50 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। सो यू कैन मेक आउट कि आपकी नेवी ने किस स्पीड के साथ ग्रो किया है। और जो आपने ओके ब्लू इकोनॉमी की बात की, समंदर की बात की, सर्टनली हर चीज तो इनबिल्ट है इस सारी चीज के अंदर। और आप यकीन मानिए कि जो ओवरऑल जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है कि आपने, और इट्स नॉट पाकिस्तान, मतलब जिन जिन मुल्कों के साथ भी समंदर लगते हैं, दे यूज बेसिकली के सी को या समंदर को वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे केस के अंदर मतलब हम फील करते हैं कि जो ऑपरेशनलाइजेशन जो है सी पैक की, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उसी के साथ आप देखें ना, हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो ग्लोबल एनर्जी आप समझते हैं कि हाईवे, हम इसको कॉरिडोर की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि आम शख्स जिसको इन चीजों का पता नहीं, वो तस्वुर भी कि हमारी इतनी बड़ी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुदरत ने हमें कितना बड़ा एरिया एक लिहाज से समंदर में, पानी में दिया हुआ है। सिर्फ इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, तो इससे पहले अगर आप 200 नॉटिकल माइल पे आप जाते थे, अब आप यूनाइटेड नेशन ने इसको इनहांस करके तो 3 लिहाज से आप चले गए हैं। ठीक है, दैट्स अराउंड 290 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इट इज, और 30% आता है पाकिस्तान का। तो व्हाट आई से इज कि हमने इसके ऊपर, और देखें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें मतलब इतना लंबी एक लिहाज से, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस वक्त आड़े आ रहे हैं। बहरहाल कोशिश हमारी जरूरी। जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। अच्छा, नहीं आपकी आवाज जो है वो बीच में जी अच्छा। तो व्हाट आई से कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो जिस तरह की बंदरगाहें दी, जो समंदर दिया, और उससे आई तरीके से गवादर की आप बात करते, तो आई से वी कैन डू ट्रमेंडस एक्चुअली आउट ऑफ दिस। मैं आपसे ये बताऊं, एंड दिस इज व्हाट उसी डायरेक्शन के अंदर मैं समझता हूं कि आपकी हुकूमत चल रही है, और फिर आपके आर्म फोर्सेज, और सबसे पहले जो नेवी जिस तरीके से फोकस किया हुआ है, जिस तरीके से वो जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर रहे हैं। और इवन इस एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं कि ये 5 दिनों की एक्सरसाइज है, और ये जैसे वो लेके चल रहे हैं कि मतलब वो हार्बर के ऊपर कर रहे हैं, सी आ रहे हैं, और सी के फिर डिफरेंट से आती हैं। सर्टनली सी रूट को सिक्योर करना, उसके साथ जुड़ी चीजें होती हैं, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करता है। सर्टनली कमोडोर साहब आपके पास बैठे हैं, डेफिनेटली मैं जरा मजीद उनसे जानना चाहूंगा। कमोडोर साहब ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर को समझने में कितनी तकवीत मिली, और ख़ुद हमारा अपना जो मैरीटाइम सेक्टर है उसके लिए कितनी इफादियत रही इस पूरी एक्सरसाइज के हवाले से? जी, इस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि जैसे हमने, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम अपने मैरीटाइम सेक्टर में जितनी हमें एफर्ट करनी चाहिए थी या जितनी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। तो जाहिर है कि हमारी कुछ कोताहियाँ हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और उसमें ये चेक करने के लिए कि इस वक्त इन सेक्टर में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, तो ये सब चीज़ें और हम क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्फ्रेंस में ही डिस्कस होती हैं और उससे पता चलता है। तो फिर आपको उससे मदद मिलती है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा यूज़फुल मौका है कि वो
ये देख सकें कि हम हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं और मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं। तो हम किन एरियाज़ में अपनी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जो एरियाज़ हैं हमारे फिशरी का एरिया है, सी बेड रिसोर्सेज हैं, शिप बिल्डिंग है, शिप रिसाइकलिंग है, कोस्टल टूरिज़म है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें आपको पता है कोस्टल में विंड एनर्जी है, हमारे पास टाइडल एनर्जी है, वेव्स एनर्जी है। ये सब चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि एनर्जी का कितना क्राइसिस है। तो ये वाली जो एनर्जी है, ये इसको कहते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली और फ्री किस्म की एनर्जी। यानी इसमें कॉस्ट, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इसमें आपको गेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये ज़रा कर्नल असद साहब, ये मुझे बताइएगा, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये रिसर्च है, इसके ऊपर थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एकेडमिक बहस भी कर सकते हैं, इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा भी होता है और बड़ी कंक्लूडेड चीज़ें सामने आती हैं। इसको लेकर जो सबसे बड़ा मसला है कि ये पॉलिसीज़ बनाना, जो इस्लामाबाद में हमारी हुकूमतें हैं जो बनती हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, ये सारी चीज़ें किस हद तक उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं किया जाता, उसको शामिल क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतने वास्ट हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के हवाले से, लेकिन अभी भी अगर हम अपना एनर्जी मिक्स उठा के देखें तो वो टोटली डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर। क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवेन्यू जिसकी तरफ कमोडोर अब्बास ने इशारा किया है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी हुकूमतें या इवन जो हमारी मरकजी हुकूमत है, दे हैव डिफरेंट एम्स। प्रोबेबली आई फील इंटेलेक्चुअली शायद उस लेवल पे हकीकत में मैं आपसे बताऊं कि वो नहीं पहुंच। और यू ट्रस्ट मी, जिस तरीके से बात हो रही थी कि हमारी अपनी नेवी की कोई गलती या कोताही नहीं है। इट्स बेसिकली आर गवर्नमेंट कि जी उनकी प्रायोरिटीज हैड बीन टोटली डिफरेंट। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि जो आपको पावर कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं ऑल अलोंग 100,000 एंड प्लस किलोमीटर की आप बात करें, इंस्टेड गोइंग फॉर जिसको कहते हैं कि हाई एनर्जी कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स लगाने के, आप इसके ऊपर फोकस, थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। दैट इज आई टेक आर ठीक है, वेल टेकन योर पॉइंट। जी आप मैं इसी सवाल को लेके थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हाँ। हमारा जैसे हम हमेशा कहते हैं, नेवी ये हाईलाइट करती है कि हमारे मुल्क में सी ब्लाइंडनेस है। सी ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि हम समंदर की तरफ देख ही नहीं रहे। समंदर में जो पोटेंशियल है उसको हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस वक्त हमें सी ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने की ये एफर्ट है। ये जो पाइमेक है, ये कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये पब्लिक के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर उससे ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। और गवर्नमेंट में यस, चूँकि अवेयरनेस कम थी तो फोकस भी कम था। लेकिन मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस मर्तबा गवर्नमेंट ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि ये पाइमेक जो एक मेडन एफर्ट है, जो नेवी का एक विजन था, उसको पैटर्नेज दी है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने। इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स इस वक्त फुली रियलाइज़ कर रही है इस चीज़ की अहमियत को और वो ऑन बोर्ड हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कम अज़ कम 4 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने शिरकत की है। और उनकी शिरकत से ये ज़ाहिर होता है कि जो भी उसमें डिस्कशन आई है और जो भी सिफारशात पेश की गई हैं, जो रिकमेंडेशंस हुई हैं, वो उन्होंने नोट की हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हम तवक्का करते हैं कि उस वक्त उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अमल करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ थी, चीफ मिनिस्टर सिंध वो हमारी पाइमेक में शामिल हुए हैं। बलूचिस्तान से स्कॉलर्स आए हैं, वो उसमें शामिल हुए हैं। तो हमें जैसे पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बड़ा रोल है इसके ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। ये जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो रिसोर्सेज जो है उन पे सूबों का इख्तियार है, सूबों का हक है, तो वो तो नेचुरली आना है। बात ये कि आने के बाद वो ट्रांसलेट भी हो वो लोअर लेवल के ऊपर और जाके उसको कैपिटलाइज करें सारी चीज़ों को। मेरा सवाल ये है यहाँ पे सर। जनाब, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा से जो 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, यानी कोस्ट लाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल, उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है, कोस्टल मैनेजमेंट है या फिशरी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
कोस्टल टूरिज़्म है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें जितनी भी डेवलपमेंट करना चाहे कर। जो 12 नॉटिकल माइल के आगे जो एरिया है, जैसे हमने कहा कि 350 नॉटिकल माइल तक का आपका ईजी है और उसका 290 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों के अपने अपने डोमेन हैं। ठीक है। हमें बहरहाल ये ज़रूरत है कि एक उसके अंदर एक कॉमन एक ऐसी टास्क फोर्स की जाए या एक कॉमन अथॉरिटी कहेंगे जो एक जगह एक दे शुड बी मैकेनिज्म कि जो वो उसको पाबंद करे। जी असद महमूद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जरूरत इसी बात की है कि जनाब एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि ये सारी सिफारिशात, ये सारे जो तजज़ियात हैं, इन पर मबनी पॉलिसी और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई वसाइल के ऊपर जो सूबों का इख्तियार है, ये तो वी कैन मेक वंडर्स सर, अगर हम चाहें तो। ऐसा ही है कि ये ऐसा इससे पहले नहीं होता। नेवी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान नेवी एक्सरसाइज करवा रही है, बड़ा बेहतर फोकस मुझे इनका नजर आता है। एंड सर्टली ये जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं या मरकजी हुकूमत का जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है टुवर्ड्स सी, सर्टली उसके ऊपर उनको ना सिर्फ ये कि सारी चीजों से अप्राइज भी करेंगे, दे विल ट्राई टू टेक देम, ताकि कुछ मतलब एक नेवी की इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी, इतनी बड़ी एक्सपर्टी है, और ये बिल्कुल किसी सूरत के अंदर भी इन सूबाई हुकूमतों को उसको जाया नहीं करना चाहिए, और जहां जहां तक मुमकिन हो सकता है हमें उसको मैक्सिमम के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वाई इट इज सो, नॉट ओनली कि हम सिर्फ पावर की तरफ जाते हैं, इन सारी चीजों की तरफ जाते हैं। अब आप टूरिज्म की आप करते हैं, आप यकीन माने आपकी बीच इज सो ब्यूटीफुली, मतलब इतना खूबसूरत सारा कुछ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट नेवी की, ये है सूबाई हुकूमतों की कि ये फोकस करें। बलोचिस्तान वाले हैं, सिंध वाले हैं, कैसे कि हम टूरिज्म को कैसे बेहतर इनहांस कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस टूरिज्म को आगे आप डबटेल करें जो कि फेडरल गवर्नमेंट आगे पूरे पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लेके जा सकती है। सो मेनी एवेन्यूज इमरान जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। आई विश हमारे अंदर ये अवेयरनेस है, एंड यू बिलीव मी आर नॉट कि जी सिर्फ हम टूरिज्म से और साथ ही जो आप से बिजली बनाते हैं, सिर्फ इन दो प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा सीरियसली ये हुकूमतें ले ले, मर्कजी हुकूमत भी और ये दोनों सूबाई हुकूमतें, या इवन फॉर दैट मैटर केपी की गवर्नमेंट, आई कैन एश्योर यू कि मेरा ख्याल है हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अली अब्बास साहब, बात सर ये है कि अभी तक अगर हम कभी बात करें टूरिज़्म की तो हमारे जहनों में सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं, शुमाली इलाके आते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं और बर्फ़बारी और मौसम अच्छा, ये सारी चीज़ें आती है। इट्स वेरी राइटली सेट कि हमने अपने जो सी ब्लाइंडनेस है इस वक्त, तो इसमें तो बहुत कुछ किया जाना है। अच्छा, फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए किन किन सेक्टर्स को आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए? अभी आपने टूरिज़म की बात की। टूरिज़म में सबसे पहले तो बड़ा पोटेंशियल है नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ साथ समुंदर का, जैसे साहिली पट्टी मैंने कहा कि दुनिया के चंद एक खूबसूरत साहिलों में से पाकिस्तान का शुमार होता है। बलोचिस्तान मकरान कोस्ट की जो समुंदरी साहिल है वो इतना क्लियर है, इतनी उसमें पोल्यूशन कम है, इतना साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी सर, क्रिस्टल क्लियर सैंड, वहां पर क्रिस्टल क्लियर पानी, आप जाएं तो लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान में किसी बीच और इतने खूबसूरत और नज़दीकी झीलें हैं और भी मकामात हैं जो तारीख़ी मकामात हैं या रिलीजियस मकामात हैं। सिंध के अंदर तारीख़ी मकामात हैं, तो इनको अगर आप जो मैरीटाइम टूरिज़म को उजागर करें उसके अंदर, अच्छा जो टूरिस्ट हैं वो दो किस्म के टूरिस्ट हैं, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट है, एक नेशनल टूर। तो उनके लिए जब तक आप टूरिज़म को प्रमोट नहीं करेंगे, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे और उनके लिए साजगार मुनासिब माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये टूरिज़म जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकता। तो अभी भी टूरिज़म मैरीटाइम टूरिज़म हो रहा है, लेकिन इसको मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस वक्त मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर इस वक्त उनका फोकस है और उनके प्लान्स हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स उनके साथ इंगेज रहता है। और हमने अभी रिसेंटली टूरिज़म के ऊपर एक फ्लैगशिप रिपोर्ट शाया की है और अब उनकी कॉपीज़ जो हैं वो कंसर्न लोगों को भेजी हैं और उसमें हमने हाईलाइट किया है कि टूरिज़म में क्या क्या पोटेंशियल है और किन चीज़ों पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अब मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब में आता हूँ कि ब्लू इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अंदर एक तो टूरिज्म की मैंने बात की, दूसरा सेक्टर है फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर में हमें कोशिश करनी है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इलीगल और अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को ख़त्म करें और फिशिंग को एक सस्टेनेबल तरीके से एज ए इंडस्ट्री उसको डेवलप करें और उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है या जो गियर है उसको साइंटिफिक तरीके से उसमें ये हम इंश्योर करें कि जो छोटी मछली है या उसको बेबी फ़िश कहते हैं या जुवेनाइल कहते हैं वो ख़त्म ना हो, क्योंकि कुछ ममालिक में जिसमें शायद यहाँ भी कुछ कोताहियाँ हुई हैं कि कुछ मछली है जिसको फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है चिकन पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए या तो ये फिशरीज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़राब ये चीज़ है। इसको ख़त्म करने के लिए की ज़रूरत है और फ़िशिंग इंडस्ट्री को साइंटिफिक बुनियादों पे डेवलप करने की ज़रूरत है। जो दूसरे हैं इसके अलावा शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर। हमारे पास कराची शिपयार्ड है जो कि 26,000 DW टन तक के शिप बना सकता है और माजी में उसने बहुत मर्चेंट शिप बनाए हैं और अभी भी उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो जनरल इंजीनियरिंग के अंदर भी और शिप बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी रोल अदा कर रहा है, नेवल शिप की प्रोडक्शन कर रहा है और जो केपीटी और जो छोटे जहाज़ हैं उनके लिए भी जैसे टग्स वगैरह हैं वो भी डेवलप कर रहा है। तो शिप बिल्डिंग सेक्टर अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दे दिया है गवादर शिपयार्ड की, तो ये अगर गवादर शिपयार्ड इस्टेब्लिश हो जाता है तो शिप बिल्डिंग ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ शिप बिल्डिंग के अंदर ममालिक हैं वो बहुत उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत मजबूत है। शिप बिल्डिंग के साथ एक सेक्टर है शिप रिपेयर। आपको पता है कि यहाँ पे गल्फ़ में एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से दुनिया भर से जो शिपिंग आती है वो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों और मिलियंस की तादाद में सालाना शिप जो है आते हैं जाते हैं और जब उनको वो कुछ ख़राबी या रिपेयर के मसले होते हैं तो उनको एक नज़दीक शिपयार्ड शिप रिपेयर फैसिलिटी चाहिए होती है। सर तो बिल्कुल फोकस होना चाहिए, बिल्कुल शिप बिल्डिंग के ऊपर, शिप ब्रेकर्स के ऊपर, रिपेयर के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये कि शिप ब्रेकर्स जो हैं बेचारा वो इस वक्त रो रहे हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सूरत हाल है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर कमोडोर रिटायर्ड जनाब हमारे साथ आप भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।